सबसे पहले शिव प्रताप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हम कभी भी जब क्षत्रिय समाज की बात करते हैं तो उस गौरव की बात करते हैं, हम वीरता की बात करते हैं, हम बलिदान की बात करते हैं। स्वतंत्रता से लेकर के देश की निगरानी तक, पाकिस्तान को परास्त करने से लेकर के चीन को चित करने तक क्षत्रिय समाज की भूमिका बहुत अहम होती है। ऐसे में करणी सेना क्या उस समाज की आवाज बन रही है? करणी सेना हर उस आम आदमी की, हर उस व्यक्ति की आवाज है जिसके साथ शोषण हो रहा है या अन्याय हो रहा है। हर उस वर्ग की आवाज है। करणी सेना जहाँ पर भी अन्याय होता है तो उसके साथ में जाके खड़ी हो जाती है और उसकी आवाज बनकर वो लड़ाई लड़ती है। जोरदार ताली। फ्यूचर के लिए आपका क्या प्लान है? भविष्य की भूमिका आप करणी सेना की कैसे देखते हैं? करणी सेना जैसे अभी कार्य कर रही है, देश, धर्म और संस्कृति, करणी सेना का मेन उद्देश्य जो है वो हमारे देश का इतिहास, हमारे देश का धर्म, हमारे देश की संस्कृति, अगर जो इसके साथ कोई भी अगर जो छेड़छाड़ करता है या कुछ भी करता है तो उसके लिए करणी सेना हर समय तत्पर तैयार खड़ी रहती है। चलिए, और इसके लिए सल्यूट भी है आप लोगों को। राज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अभी के वक्त में बहुत सारी चीजें हमने बदलती हुई देखी। सौर ऊर्जा को लेकर के अभी जिस तरीके से हम ट्रेंड देख रहे हैं, ऐसे में किरवी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की भूमिका इसको लेकर के क्या है और इसको आप लोग आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से काम कर रहे हैं? सौर ऊर्जा आज के टाइम पे एक गेम चेंजर माना जा रहा है। आज के टाइम पे भारत को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए और भारत को एनर्जी एक्सपोर्टर बनने के लिए सौर ऊर्जा का योगदान बहुत बड़ा है। और अभी नितिन गडकरी जी सर जो आके कह के गए थे कि उनके यहाँ पे बायोफ्यूल या हाइड्रोजन कार और वो, तो वैसे ही भारत में और एक क्षेत्र में काम किया जा रहा है जो है ग्रीन हाइड्रोजन। आज ग्रीन हाइड्रोजन को भी उत्पादन करने में सौर ऊर्जा का बहुत ही बड़ा योगदान है। और पूरी दुनिया जिस तेज़ी से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रही है, उसी तरह हम इस क्षेत्र में हम बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप करने जा रहे हैं, जिसमें हम सोलर सेल्स, सोलर पैनल्स और इवन सोलर सिलिकॉन वेफर्स का मैन्युफैक्चरिंग हम इंडिया में ही करेंगे। तो आगे चलते हैं हमारा ये प्लान है कि हम 2 गीगावाट की फुल्ली इंटीग्रेटेड सोलर फैक्ट्री, सोलर सेल्स, पैनल्स और वेफर्स की हम इंडिया में डालेंगे। चलिए, आपको भी बेस्ट विशेस। और अब तनिषा, मैं आपके पास आना चाहूंगी। और जब मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मुझे खुद बहुत प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्टर हैं और एक ऐसा पेशा जिसके बारे में हम सोचते हैं कि हमेशा यहाँ पर पुरुषों का दबदबा होता है। एक ऐसा पेशा जिसको लेकर के हमारी सोच ही जब जाती है तो कोई मेल फेस आता है। ऐसे पेशे में मध्य प्रदेश की पहली महिला कॉन्ट्रैक्टर आप। एक बार जोरदार ताली तनिषा के लिए, क्योंकि एमपी की पहली महिला कॉन्ट्रैक्टर है। हमेशा अगर आपने कॉन्ट्रैक्टर के बारे में सुना होगा तो किसी पुरुष की छवि आपके जहन में आई होगी, लेकिन आप एक महिला के तौर पर इसे आगे बढ़ा रही हैं। आज के वक्त में, आज की जनरेशन में कोई भी बच्चा अगर चाहता है कि उसका फ्यूचर क्या हो, वो क्या बने, तो माँ बाप कहते हैं कि बेटा डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। कुछ माँ बाप चाहते हैं कि बेटा टीवी पे आ जाओ। ऐसे वक्त में तनिषा कॉन्ट्रैक्टर कैसे बन गई? एक्चुअली बाय प्रोफेशन मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, बट जब इंटीरियर डिज़ाइनिंग का आई वाज डूइंग वर्क, तब मैंने जब मेरे क्लाइंट से कनेक्ट किया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इट इज़ नॉट अ जोक। मतलब पीपल ट्रीट इट एज अ जोक। मतलब बिल्डर्स बहुत चीज़ों को लाइटली लेते हैं और जिसका घर बनाते हैं उनके साथ में काफ़ी चीज़ें ऐसी करते हैं जो कि उनका एक्चुअली जस्टिस नहीं देता उनके जो पैसे वो लगा रहे हैं उस पर। सो व्हेन आई गॉट इमोशनली कनेक्टेड टू क्लाइंट्स, तो मुझे पता चला कि बहुत लोग हैं ऐसे जो बिल्डर जो एक वर्ड है उससे काफ़ी परेशान रहते हैं कि मतलब बिल्डर मतलब कि हमारा घर कैसा बनेगा, आई डोंट नो, रिस्क रहेगा या ना रहेगा। सो उस टाइम पे देयर वर मेनी क्लाइंट्स जिन लोगों ने मुझसे कनेक्ट किया, मुझे अपनी सारी चीज़ें बताई कि यार हमें ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, हमको ये चीज़ हो रही है, हमारी कोई सुनता नहीं है, हमें बस पैसे ले लेते उसके बाद में हमसे कोई बात नहीं करता, हमारा इमोशनल बात नहीं सुनता।
उस टाइम पे धीरे धीरे मैंने चीज़ों को स्टडी करा, थोड़ा सा सिविल का भी थोड़ा स्टडी करा। उसके बाद में मैंने चीज़ों को इमोशनली कनेक्ट किया कि मतलब हमारी फील्ड में ऐसा है, स्पेशली मैं ऐसा कहती हूँ कि बेटी की शादी और घर बनाना, ये दोनों चीज़ ऐसी है कि इट इज़ वेरी, मतलब एक ही बार इंसान थोड़ा हिम्मत करता है और अच्छे से अपना देना चाहता है। तो उसके अंदर इमोशनली मैंने देखा कि बहुत लोगों के साथ बहुत गलत चीज़ें हो रही थी। तो एक्चुअली इंस्पिरेशन तो एक तरीके से मैं बोलूँ कि यही है कि मुझे लोगों के साथ में एक जस्टिस भी करना था। आई पुट एवरीथिंग फेयर इनफ उनके सामने, सारी चीजें, सारा बिल, सब कुछ। मतलब इस तरीके से आई ट्राई हेल्पिंग पीपल। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आज के वक्त में, और हम भी बचपन से, और मेरे सारे जो दोस्त यहाँ पर इस वक्त बैठे, खासतौर पर युवा पीढ़ी और जो इस वक्त भारत 24 देख पा रहे हैं, वो इत्तेफाक इस बात से रखेंगे कि माँ बाप हमेशा ही कहते हैं कि एक तो बिटिया की शादी हो जाए और एक घर बन जाए। और आपने कहा कि घर को लेकर के हमेशा लोगों के जहन में बहुत सवाल होते हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से उनके सपनों को सजोने का काम कर रही है। हैट्स ऑफ टू यू। अब मैं शिव प्रताप सिंह चौहान जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि अलग अलग विषयों पर हमने करणी सेना को बहुत मुखर देखा है। ऐसे में कई बार सवाल ये उठता है कि क्या राजनीतिक लिहाज से भी करणी सेना वैसे बढ़ने की कोशिश कर रही है, या फिर आप सिर्फ अपने संगठन की ही मजबूती पर काम कर रहे हैं? देखिए, मैं दूसरों के बारे में तो नहीं बता सकता, पर मैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और हमारे संगठन की ओर से, मतलब हमारे बीच में ऐसी कोई भी महत्वाकांक्षा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि समाज के व्यक्ति को राजनीति में लाना, उन्हें विधानसभा लोकसभा तक पहुंचाना, ताकि वो समाज की बात कर सके, समाज की बात रख सके, देश की बात कर सके और हर वर्ग को साथ में ले सके, चल सके। ये बहुत अच्छी बात है। और आपने कहा कि सेवा का काम होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए। मैं राज जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जब हम सोलर एनर्जी को लेकर के बात करते हैं और खास तौर पर इसकी स्थापना को लेकर के भारत को हम देखते हैं, तो पायदान में हम चौथे नंबर पर आते हैं, अगर मैं सही हूं तो। चीन अभी भी इस पूरे सेक्टर को लीड कर रहा है। जब हम बात करते हैं कि हम पूरे क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे, अलग अलग पहलुओं पर विकास होगा, ऐसे में इसके लिए भारत को पीछे से आगे लाने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? क्योंकि आप इस सिस्टम का हिस्सा, और मुझे लगता है कि आप इसको बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को समझा पाएंगे। ज़रूर। बिल्कुल, भारत अभी चौथे नंबर पर है, पर हम अगर पिछले 10 साल में जो हमारे देश ने प्रगति की है, मोदी सरकार के राज्यकाल में जो हमारे देश ने प्रगति की है, वो देखते हुए हमने पिछले 10 साल में सबने ये चीज़ महसूस की है कि अगर मोदी है तो मुमकिन है। और मोदी जी के नेतृत्व में अगर हमारा देश आगे बढ़ रहा है तो हर एक चीज़ मुमकिन है। तो ये सब देखते हुए, और प्लस मोदी सरकार के समय में काफ़ी सारी योजनाएं आई है जिससे बहुत फायदे हुए हैं सोलर ऊर्जा क्षेत्र में। ये सब देखते हुए बिल्कुल भी कोई शंका है नहीं कि हम चीन को पीछे छोड़ सकते हैं। ऐसा हम पहले पायदान पर भी आएंगे और चीन को पीछे भी छोड़ेंगे। हाँ, इसका रास्ता लंबा है, कठिन है, पर नामुमकिन नहीं है। और अगर हमारी सरकार हम जैसे बिजनेसमैन को सपोर्ट करती रहे तो हमारे स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन भी तेजी से बढ़ते रहेंगे। और आगे के 10 साल में मेरा मानना यह है कि हम पहले नंबर पे हमें आने से कोई रोक नहीं सकता। 2035 तक भारत पहले स्थान में रहेगा। जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए। और बीच बीच में अगर आपको कोई बात अच्छी लगे तो हौसला वर्धन जरूर कीजिएगा। और देखिए कितनी अच्छी बात उन्होंने कही है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और इसी तरीके से अगर हम मेहनत करते रहें तो हम चीन को भी चित इस लिहाज से भी कर देंगे। तनीषा, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि आप बहुत यंग हैं, और जब यंग लोग होते हैं तो उनका विजन बहुत क्लियर होता है, बहुत शार्प होता है, क्लियर कट होता है। मैं आपके बारे में जब पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि आप लोगों को रोजगार भी दे रही हैं। 100 से ज्यादा परिवारों को आपने रोजगार से जोड़ा है। कैसे संभव हो पाया, और क्या लगा कि इस फेज में आकर के कितना आसान था, और वाज इट टफ फॉर यू? सी, रोजगार देना मतलब इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। जब एक्चुअली मैंने देखा सोसाइटी में उतर के कि मतलब
गवर्नमेंट हम सबको सारा स्कीम्स दे रही है, बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को भी सारा स्कीम्स दे रही है, बट देयर वाज स्टिल समथिंग विच इज मिसिंग। अभी मेरे यहाँ पे मैंने मशीन का जितना भी वर्क था उसको फिलहाल के लिए, इट्स नॉट कि मुझे मशीन का काम अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, बट मैंने देखा कि अगर मैं मशीन को थोड़ा अवॉइड करवा रही हूँ, आई नो आई हैव टू इन्वॉल्व मोर कॉस्ट उसके अंदर, मतलब पैसा मेरी कंपनी का ज़्यादा लगेगा, बट देन इवेंचुअली हो ये रहा है कि उस एक चीज़ का काम करवाने के लिए मैं बहुत सारे लोगों को उस चीज़ में इन्वॉल्व कर रही हूँ एंड एक्चुअली इवेंचुअली रोजगार मिल रहा है। और बात ये भी है कि लोगों को एजुकेट नहीं किया गया है कि आप कहाँ जा सकते हैं, और पीपल वर नॉट गिवन वेजेस ऑल्सो, मतलब जितना उनका काम है उनको उतना अमाउंट नहीं देते थे। बहुत सारी अभी सोसाइटी के अंदर इंदौर में भी देयर आर मेनी फैक्ट्रीज एंड ऑल जहाँ पे उनको जितना अमाउंट मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। तो इवन इफ आई एम नॉट एबल टू प्रोवाइड बहुत ज्यादा लोगों को, मतलब 100 तक का ठीक है, 100 फैमिलीज को प्रोवाइड करना, बट उसके बाद में जब मैं नहीं कर पा रही हूँ तो एटलीस्ट आई एम मेकिंग श्योर कि मैं उन लोगों को एजुकेट करूँ कि आप जो वर्क कर रहे हैं उसके लिए आपको अमाउंट, मतलब मिनिमम एक वेज मिलता है सरकार द्वारा, आप उसको अवेल करिए। तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, अब जितना हो पा रहा है उतना आई एम डूइंग। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जागरूकता की भी कमी है, जैसा कि आपने कहा कि लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें कितना वेज मिलना चाहिए, लेकिन आप लोगों को बता रही हैं और आपने जाहिर तौर पर इस दिशा में जो पहल की है वो समाज में बदलाव का एक माध्यम बने, मैं उम्मीद करते हैं। शिव प्रताप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था कि जब हम बात करते हैं क्षत्रिय समाज की, और खास तौर पर जब करणी सेना की बात करते हैं, हर विषय पर आपकी राय बहुत मुखर होती है, कई विषयों पर बहुत खोलकर आप लोग अपनी बात रखते हैं। यही कारण है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो कि आपको पसंद नहीं करते, उन लोगों को आज आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि आक्रामक होना भी कोई बुरी बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे महाराणा प्रताप हुए, शिवाजी महाराज हुए, सुभाष चंद्र बोस जी हुए, भगत सिंह जी हुए, जब जरूरत लगी तो उन्होंने देश के लिए आक्रामक भूमिका भी निभाई, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, हमारे देश, धर्म और संस्कृति के लिए अगर जो कोई भी बुरा बोलता है या उसके साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो उसके लिए हम हमारे प्राण देने में भी पीछे नहीं हटेंगे और प्राण लेने में पीछे नहीं हटेंगे। मुझे लगता है कि इसके लिए जरूर जोरदार ताली हो। और वो कह रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा हो तो प्राण देने में और प्राण लेने में पीछे नहीं रहेंगे। मैं आपके पास आ रही हूँ राज जी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भरता का एक मंत्र दिया था। आत्मनिर्भरता को अमल करने के लिए और अपनी, क्योंकि इसमें बहुत ज़रूरी है कि हर आमो खास, और आप लोग तो क्योंकि समाज में जो हम डिसाइसिव फैक्टर कहते हैं ना, जो हम कहते हैं कि जिनकी वजह से समाज में बदलाव आएगा और देश आगे बढ़ेगा, आप लोग उस वर्ग से आते हैं। तो ऐसे में आत्मनिर्भरता को लेकर के आप लोग, आपकी कंपनी कैसे आगे बढ़ रही है? तो जैसा मैंने कहा कि हमारा अब तक ट्रेडिंग का बहुत बड़ा काम रहा है, कारोबार सोलर सेल्स का। आगे चलते ही हम इसमें मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हैं और हम 2 गीगावाट की फुल्ली इंटीग्रेटेड फैक्ट्री डाल रहे हैं, जो पूरे 3 फेज में पूरा सेटअप होगा। ये 3 फेज का पूरा इन्वेस्टमेंट करीबन 3500 करोड़ का होगा और फेज 1 का इन्वेस्टमेंट करीबन 750 करोड़ का होगा। जिस हिसाब से हमारी फैक्ट्री चालू होगी और अब तक हम जो इंपोर्ट कर रहे थे माल, और जब हम यही माल हमारे देश में बनाएंगे तो जिससे हमारे देश का एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, और जब हमारे देश का एक्सपोर्ट्स बढ़ता है तो वो एक बेटर चीज़ है, ना कि इंपोर्ट्स है। और इससे ही जो, और दूसरा जो हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जितना सोलर का इंस्टॉलेशंस करने की ज़रूरत है, जो मोदी सरकार ने टारगेट सेट किए हुए हैं आगे आने में 40 सालों में, तो आगे आने के 10 सालों में, वो 10 साल में जिस तेज़ी से जो इंस्टॉलेशंस होने वाले हैं तो उसमें हमारा योगदान पूरा रहेगा। ये जो 2 गीगावाट की फैक्ट्री से हम बिल्ड करने जा रहे हैं उसमें। और मुझे लगता है कि सबके सहयोग के साथ ही देश आगे बढ़ेगा। तनीषा, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि हम हमेशा ये सुनते हैं कि जब कोई पुरुष आगे बढ़ता है तो उसके पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन जब महिला आगे बढ़ती है तो उसके घर में 1 नहीं 2 नहीं, सभी महिलाएं और सभी पुरुष का योगदान होता है। सब मिलजुल करके एक बेटी को आगे बढ़ाते हैं, समाज आगे बढ़ाता है, तभी बेटियां नाम रोशन करती हैं। तनीषा को यहाँ तक पहुँचाने में किसका रोल है?
आपने एक फैमिली का कहा, जैसे ऑब्वियसली क्योंकि अभी जो सोसाइटी है, सोसाइटी की जो सोच है उसके अकॉर्डिंग ऐसा है कि अगर आप एक लड़की अगर कंस्ट्रक्शन की फील्ड में जाती है तो वो फील्ड ऑलरेडी इतनी मेल डोमिनेटिंग होती है कि हर फैमिली चाहती है कि उनकी जो बेटी है वो ये चीज में ना जाए। बस जैसे आपने कहा डॉक्टर वाला फील्ड हो गया, आप टीवी में आइए, ये वाला चीज पे जाइए। बट मेरी फैमिली के लिए ये सब चीजों को मतलब कह सकते हैं कि डाइजेस्ट करना और सोचना और उसके बारे में कि इसके बाद में क्या होगा, अगर तनीषा ये करेगी तो इसके बाद क्या होगा। बिकॉज इंदौर में भी कहें या एमपी में कहें तो कॉम्पिटिटर्स हमारे सारे मेल है, और दिस फील्ड कंस्ट्रक्शन की फील्ड ऐसी है कि यहाँ पे कंपटीशन जो रहता है वो काफी खतरनाक रहता है, ट्रांसपोर्ट और इसके उसमें। तो फैमिली ने पूरे टाइम मुझे अच्छा पहला रिएक्शन क्या था घर वालों का जब आपने बोला कि मुझे कंस्ट्रक्शन में जाना है? कुछ और क्यों नहीं करना है इंटीरियर में क्या दिक्कत थी, सो उनका रिएक्शन यही था। बट स्टार्टिंग से आई हैव गुड, मतलब मैंने आपको बताया कि इमोशनल कनेक्ट की वजह से मुझे लगा, तो एक तरफ मुझे ऐसा था कि सोसाइटी है, एक तरफ मेरे घर वाले वो अपनी बेटी के लिए सेल्फिश होना चाह रहे थे, उसमें कुछ गलत बात नहीं है। बट देन ऑब्वियसली घर वालों ने बहुत मना भी करा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो आउट ऑफ द वे जाके करनी पड़ती है एक फीमेल के लिए, तो उन्हें वो चीज डाइजेस्ट करना बहुत प्रॉब्लमेटिक। खुश होंगे ना, प्राउड फील करते होंगे? हाँ, ऑब्वियसली। शिव प्रताप जी, मैं आपके पास आऊंगी। और जब हम करणी सेना की बात करते हैं और जो भी करणी सेना के बारे में सुनता है, सबको लगता है कि करणी सेना की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? हमारे देश में भारतीय सेना तो है, लेकिन करणी सेना क्यों? इसके पीछे का उद्देश्य क्या? देखिए, जो भारतीय सेना है वो देश पर, ये देश की बॉर्डर पर अपने कर्तव्य निभा रही है, अपना फर्ज निभा रही है। चाहे आतंकवाद हुआ, नक्सलवाद हुआ, ये कहीं आपातकाल भी आता है देश में, तो वहाँ पर हमारे भारत की सेना अपनी सेवा देती है। तो मैं सबसे पहले तो अपने भारत की सेना को सैल्यूट करता हूँ। और करणी सेना जो है वो देश के अंदर जहाँ भी कहीं पर आम व्यक्ति को जरूरत पड़ती है या उसके साथ कोई संगठन या व्यक्ति विशेष या कोई भी राजनीतिक दल उसके साथ अन्याय कर रहा होता है या उसका शोषण कर रहा होता है, तो उसके लिए करणी सेना खड़ी होती है। लेकिन करणी सेना पर जातिवाद के भी आरोप लगते हैं कि आप सिर्फ एक समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, बाकी के लोगों का क्या? हमारे करणी सेना के संस्थापक आदरणीय स्वर्गीय लोकेन सिंह जी कालवी साहब का कहना था कि जो अपनी जात का नहीं वो अपने पिता का नहीं, और जो अपने पिता का नहीं वो अपने राष्ट्र का नहीं। तो समाज, राजपूत समाज जो है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ कि राजपूत वो होता है जो सबके दिलों पर राज करता है, क्षत्रिय वो होता है जो सबकी रक्षा करता है, दरबार वो होता है जिसके दर से कोई खाली नहीं जाता है, और ठाकुर वो होता है जो सदैव न्याय के लिए लड़ता है और अन्याय के खिलाफ लड़ता है। तो जो गलत करता है मैं उसे राजपूत ही नहीं मानता हूँ। और इसी वजह से जब शुरुआत करी थी तभी मैंने पहली लाइन मेरी यही थी कि जब भी हम वीरता की बात करते हैं, हम शौर्य की बात करते हैं, वैभव की बात करते हैं, त्याग की बात करते हैं, बलिदान की बात करते हैं, तो हम इसी समाज की बात करते हैं, क्षत्रिय समाज की बात करते हैं। मैं आपके पास आ रही हूँ राज साहब, और जब हम बात करते हैं किरबी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की, तो आप लोगों का विजन फ्यूचर को लेकर के क्या है? किस तरीके से आप लोग आगे काम कर रहे हैं? और यूनिकॉर्न बनाने तक का जो सफर है, जो ख्वाब आप लोगों ने देखा है, उसके अमल में लाने के लिए अभी आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या है? हमने एक बहुत ही बड़ा सपना देखा है यूनिकॉर्न बनने का, और वो हम तय करेंगे आगे आने के 4-5 सालों में। हम जो मैंने बात की हुई ऑलरेडी कि हम 2 गीगावाट की फैक्ट्री जो डाल रहे हैं, तो फर्स्ट फेज में जिसमें हम 1 गीगावाट सोलर सेल्स और 500 मेगावाट सोलर पैनल्स, ये शुरुआत करते ही हमारा कारोबार करीबन 1500 करोड़ का सालाना का हो जाएगा, और जो प्रॉफिट होगा उससे हमारी मार्केट वैल्यूएशन करीबन 12,000 करोड़ की होगी। तो ये हम 5 साल के अंदर तय करेंगे, और इसी से ही हम यूनिकॉर्न में कन्वर्ट होंगे। चलिए, आपको बेस्ट विशेस। और तनीषा, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि अभी आप बता रही थी कि आपने इंटीरियर डिजाइनिंग आपने किया और उसके बाद फिर आप कंस्ट्रक्शन में आई,
तो ये जो चेंज था वो कितना इजी था आपके लिए, और क्या अब आप सोचती हैं कि किसी और सेक्टर में भी हाथ आजमाना चाहिए? एक बिजनेसमैन जो होता है वो, मतलब जहाँ तक मुझे समझ में आता है, एक बिजनेस में उसका सिर्फ इंटरेस्ट नहीं रहता है, मल्टीपल में रहता है। अभी मैंने इनके जो फिगर्स सुने, वो सुन के मेरा इंटरेस्ट उनकी सेक्टर में भी आ रहा है। बट देन यस, उनका सेक्टर अभी मैंने इतना स्टडी करा नहीं, बट यस, कंस्ट्रक्शन के साथ में आई एम मतलब स्टडिंग मोर, मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाई है, फैक्ट्रीज की बनाई है, एंड यस आई एम प्लानिंग फॉर अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो। ठीक है, शिव प्रताप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। लोकेंद्र जी के बाद हमेशा से ये बहस चलती रही कि कोई ऐसा नेता, कोई ऐसा चेहरा करनी सेना में वो कौन होगा जो सबको एक अम्ब्रेला के भीतर लाने का काम करेगा। आपको क्या लगता है कि कौन वो हो सकता है चेहरा करनी सेना के भीतर? देखिए, करनी सेना के बीच में जितने भी पदाधिकारी हैं करनी सेना में, वो सब संगठन के लिए हर समय अपने फर्ज के लिए हर समय हर संभव तैयार रहते हैं। तो इसमें ऐसा कोई भी वो नहीं रहता है, क्योंकि सभी अपने आप को, हमारे संगठन में सभी अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष मानते हैं और प्रदेश अध्यक्ष खुद अपने आप को कार्यकर्ता मानता है। तो जो भी अच्छा नेतृत्व करते हैं हम उसको बढ़ावा देते हैं। ठीक है, और राज जी, हमारे मतलब जैसे हमारे आइकॉन जो हैं, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी हुए, शिवाजी महाराज हुए, वीर दुर्गादास राठौर जी हुए, सम्राट पृथ्वीराज चौहान हुए, हम इन सब को अपना आइकॉन मानते हुए इन्हीं से प्रेरणा लेके और काम करते हैं। जैसे कि अभी हमने श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने 1000 महापुरुषों की प्रतिमा लगाने का प्रण लिया, जिसमें से 125 प्रतिमा का अनावरण हो चुका है और आज 126वीं प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम राजस्थान के भरतपुर जिले में है। यहाँ से मुझे वहीं पर जाना है अभी। ठीक है सर। राज साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगी। और जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि आपने अपने जीवन में गुरु अपने पिता को माना, लेकिन जब आप आए और उसके बाद आपने कंपनी का सारा शेयर धारकों में आपने बांट दिया, इसके पीछे की सोच क्या थी? ये 2010 की बात है। मैं अमेरिका में पढ़ाई कर रहा था और मेरे पिताजी का अचानक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया। मैं 21 साल का था और मेरे पिताजी 48 साल के थे। मेरे पिताजी का कारोबार लोहे बाजार में था और बहुत ही बड़ा ट्रेडिंग का काम था। और जैसे ही मैं तुरंत अमेरिका से वापस आया, मैंने मेरा बैचलर्स डिग्री वहाँ पे किया और मास्टर्स मैं उधर कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि पिताजी का देहांत अचानक हो गया। तो जैसे ही मैं वापस आया तब हमारे वो कंपनी में स्लीपिंग पार्टनर्स भी थे और वो कंपनी अलग कंपनी थी और उनका मानना ये था कि या तो उनका परिवार ये कंपनी चला ले या मेरा परिवार वो कंपनी चला ले, क्योंकि मुझे उस समय बिजनेस का इतना नॉलेज नहीं था। और तो मेरी ये सोच थी कि अगर मैं मेरे शेयर्स उनको दे दूं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा और वो कंपनी भी आगे बढ़ जाएगी जो मेरे पिताजी ने शुरुआत की थी। और प्लस मैं नई कंपनी की शुरुआत कर लूँगा, जिससे मैंने क्रीवी एनर्जी जो शुरुआत की। और क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट्स मेरे पढ़ाई के समय काफ़ी सारे सोलार के क्षेत्र में थे अमेरिका में, तो मुझे सोलार में ही कुछ व्यापार करने का सोच था और वही सोच को आगे बढ़ाते हुए क्रीवी एनर्जी की शुरुआत हुई और पिछले हम 10 साल से बहुत अच्छा व्यापार क्रीवी एनर्जी में कर रहे हैं। लेकिन अभी के दौर में तो चलो इसको लेकर के एक ट्रेंड बन गया है, पर मुझे लगता है कि उस वक्त पर उतना ज़्यादा इसको लेकर के ना लोगों में उतनी समझ थी, ना उतना ज़्यादा ट्रेंड था। उस वक्त में ये सोचना कि मुझे इसी फील्ड में जाना है, क्या आपके लिए इतना आसान था? नहीं, उतना आसान नहीं था। और आप कोई भी नया बिजनेस शुरुआत करते हो, आपको काफ़ी सारे मुसीबत आती है। जबकि हमारा पहला साल का ऑपरेशन, पहला साल का टर्नओवर जो था वो सिर्फ और सिर्फ 80 लाख रुपए का था और आज के दिन में हम 250 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। तो ये जर्नी 250 करोड़ तक की जर्नी काफ़ी मुश्किल से हमने पार की है। पर हाँ, अभी की जो जर्नी है वो जो हमारे 10 सालों का एक्सपीरियंस जो इकट्ठा हुआ है, तो हमारी ये सोच है कि अभी की जर्नी
बहुत ही तेज़ी से हम पार कर पाएंगे। बेस्ट विशेस। तनिषा, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आप समाज सेवा में भी आपकी रुचि रही है। आपने कहा कि ये जो भावना है वो आपके उस वक्त जागृत हुई जब आप लोगों के बीच में गई और आपको मालूम चला कि लोगों को तो पता ही नहीं है कि उनकी मजदूरी कितनी होनी चाहिए, वेजेस कितने मिलने चाहिए, सरकार की तरफ से क्या प्रावधान है। इसको लेकर के आपने पहल की। क्या फ्यूचर में आपने सोचा है कि आप राजनीति में जाकर के सेवा करेंगे, या फिर अभी जो आप कर रही हैं आप उसी को कंटिन्यू करना चाहेंगे? नहीं, पॉलिटिक्स में तो पर्सनल इंटरेस्ट हमेशा से रहा ही है, तो क्योंकि आई थिंक पॉलिटिक्स से मुझे और ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा मेरी चीज़ों को बताने के लिए, एंड प्रोबेबली एग्जीक्यूट करने में भी मुझे ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अभी मैं मेरे लेवल पे जितना भी एजुकेट कर रही हूँ सबको, दैट इज़ नाइस, बट ऑब्वियसली मुझे मेरा जो भी पर्पस है उसके लिए अगर पॉलिटिकल चीज़ का सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा, और मोर ओवर अगर मैं खुद पॉलिटिक्स में आऊँगी तो ज़्यादा इजी रहेगा मेरे लिए चीज़ों में। थैंक यू सो मच आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और भारत 24 के इस मंच से आपने कई विषयों पर बेबाकी से राय रखी। बहुत धन्यवाद आप तीनों का। एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे तीनों खास मेहमानों के लिए। बहुत धन्यवाद। आप तीनों समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं, और अलग अलग सेक्टर जिसका मैंने जिक्र किया आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम आपको भविष्य के लिए ऐसी शुभकामनाएं देंगे। बहुत धन्यवाद आप तीनों का। थैंक यू सो मच।